अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। प्रोग्राम का आगाज़ आज एक बड़े तकलीफ दे मौजू से कर रही हूँ। मॉडलिंग और शोबिज़ दुनिया का एक और उभरता हुआ सितारा अपने पीछे कई कहानियाँ और कई सवालात छोड़कर ना गुरूब हो गया है, जिसके लिए मुल्क भर में शोर मचा हुआ था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से लेकर अदाकारों तक, समाजी कारकुनों से लेकर सियासतदानों तक, सब ने इस मामले पर आसमान सर पर उठा रखा था, लेकिन इनमें से कोई एक भी हुमैरा के जनाजे में शरीक नहीं हुआ। ख़ानदान के लोगों और मोहल्लेदारों की बड़ी मुख्तसर सी तादाद थी जिसने हुमैरा को मॉडल टाउन कब्रिस्तान में मिट्टी के हवाले कर दिया। आज ही हुमैरा की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसने कुछ हक़ाइक़ से पर्दा उठाया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा की मौत 5 या 6 महीने पहले नहीं, बल्कि 8 से 10 महीने पहले हुई है, और लाश के तज्ज़िये से पता चला है कि डीकम्पोज होने के आखिरी स्टेज पर ये लाश थी। नाखून हड्डियों को छोड़ चुके थे, चेहरा काबिल शनाख्त नहीं था, निचले हिस्से का जो गोश्त था वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका था, जिस पर सियाह धब्बे थे लेकिन कोई ज़ख्म का निशान मौजूद नहीं था। तमाम हड्डियाँ बिल्कुल सही सलामत थीं। रिपोर्ट के मुताबिक मौत की असल वजह का तयन लेबॉर्ट्री जांच और केमिकल नताइज के बाद हो सकेगा। केमिकल जांच के लिए बाल और शर्ट के टुकड़े भिजवा दिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक अदाकारा के मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड से पता चला है कि उस पर लास्ट एक्टिविटी जो हुई है वो गुज़िश्ता साल अक्टूबर में हुई थी। सोशल पर उनकी जानिब से जो आखिरी पोस्ट है वो सितंबर 2024 में की गई थी। बीबीसी भी इस मामले को देख रहा है। उनके मुताबिक इस दौरान हुमैरा एक मैगज़ीन के लिए फ़ैशन शूट करवा रही थी, और उस शूट के स्टाइलिस्ट ने बीबीसी को बताया कि हुमैरा से उनका आखिरी राबता 2 बार अक्टूबर में हुआ था, और इसी स्क्रीनशॉट पर उनका लास्ट सीन 7 अक्टूबर 2024 लिखा नज़र आ रहा है। अदाकारा के चचा मोहम्मद अली ने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हुमैरा शोबिस में काम करना चाहती थी। फैसले से उनके वालिदैन खुश नहीं थे। कराची वो कहाँ रहती थी इसका इल्म किसी को नहीं था। फ़ोन बंद होने पर राब्ता नहीं कर सके, ऐसा उनके घर वाले कह रहे हैं। हुमैरा असगर है ना जी, क्योंकि इसने बोला कि ये जो मैं कर रही हूँ ना, इस पे मुझे अपना खुशी है। माँ बाप ने क्या कहा, ठीक है बेटा आपकी खुशी है तो हमारी खुशी है। मतलब माँ बाप को फील्ड नहीं पसंद थी, वो जो भी बात समझ ले, तो लेकिन एक है कि आज तक लड़ाई झगड़ा नहीं होया। 17-18 से बेच गई है, वो आती रही है, कभी 2 माह बाद आ गई, 3 माह बाद आ गई, 6 माह बाद आ गई। हुमैरा की मौत की तहकीकात के लिए नाज़रीन कराची की मकामी अदालत और प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर अलग अलग दरख्वास्तें दर्ज करवाई गई हैं। प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर दर्ज करवाई गई शिकायत के मुताबिक अदाकारा की मौत तबई नहीं थी, बल्कि कत्ल किया गया था हुमैरा को। डॉक्टर सैयदा कायनात नामी खातून की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि हुमैरा ने उन्हें बताया था कि एक डॉक्टर दोस्त ने हुमैरा का इस्तेहसाल किया है, शराब, क्रिस्टल और आइस के नशे पर लगाया है। दरख्वास्त आने के बाद आईजी सिंध ने मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया, लेकिन हैरान कुन तौर पर जिस खातून ने ये शिकायत की है उनका फराहम करदा नंबर दुरुस्त नहीं है, जिसके बाद इनके दावों पर सवाल उठ गए हैं। पुलिस ने फ़ोन और कॉल रिकॉर्ड डेटा पर भी काम शुरू कर दिया। उम्मीद है कि जल्द हकीकत हमारे सामने आएगी। हुमैरा के भाई ने पिछले रोज़ मीडिया से गुफ्तगू की थी, शुबा जाहिर किया था, कई सवालात भी उनकी तरफ से उठाए गए थे। सीसीटीवी कैमरा वहाँ पे नहीं लगे हुए, इतनी लगी हुई थी डबल लॉक था। अब हमें क्या पता किसी ने अंदर से लॉक खोला है, उसने सारा प्री प्लान किया और मामला खत्म कर दिया। अरे शुक्र है किसी के ऊपर अभी सारे मामला इन्वेस्टिगेशन में जो आगे डायरेक्शन देंगे वो इंशाल्लाह उसके मुताबिक चलेगा। एफआईआर की तरफ जा रहे हैं। अभी जो मामला तो रिपोर्ट आएगी ना, डीएनए वगैरह जो भी मामला, उसके फर्दर उसके बाद में देखा जाए। नाज़रीन, लेकिन ये पहला तो ऐसा वाक़या नहीं है ना जिसमें शोबिज़ इंडस्ट्री के किसी नामवर सितारे की मौत यूं खबरों की जीनत बनी हुई है। जो स्क्रीन पर हमें हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाई देते हैं, वो किस तन्हाई में, किस डिप्रेशन में, किस कर्ब में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, इसका इंकशाफ हमें उनकी दुनिया के जाने के बाद ही होता है। और फिर सब खड़े होकर उनसे अपने ताल्लुकात याद करवाते हैं, गुजरे हुए लम्हात और दोस्तियाँ गिनवाते हैं। आयशा खान, उनके नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है। उनके अदा किए गए किरदार आज भी अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं, लेकिन उनकी मौत की खबर जज़्ज़े खाकी से उठने वाली बू से हुई थी।
एक हफ्ते बाद पता चला था कि वो तो कब की इस दुनिया से जा चुके हैं। जाने किस तन्हाई में और किस दर्द में उन्होंने आखिरी लम्हात गुजारे होंगे। उनकी आंखें मलकुल मौत को देखने से पहले किस प्यारे के इंतज़ार में होंगी। आमिर लियाकत हुसैन जब भी स्क्रीन पर नज़र आते थे, पीछे उनके एक हुजूम नज़र आता था। नशिस्तों से खड़े होकर लोग आमिर भाई चिल्ला रहे होते थे। हर किसी की बस एक ख्वाहिश होती थी कि एक बार आमिर लियाकत हुसैन उनकी तरफ ज़रा मुतवज्जा तो हो जाए। लेकिन वही आमिर लियाकत हुसैन अपनी ज़िंदगी में किस डिप्रेशन और किस तन्हाई से गुजरा था, इसका इल्म हमें उनके जाने के बाद हुआ, और उनके करीबी ताल्लुकात का इल्म भी फिर उनके जाने के बाद ही लोग हमें बता रहे थे। उनके जाने से खुद को कैश करवा रहे थे बहुत से लोग जो अपने ताल्लुक पहले ख़त्म कर चुके थे। वो जायदाद के लिए फिर से ताल्लुक बनाते हुए दिखाई दे रहे थे। पिछले 2 रोज़ में शोबिज़ इंडस्ट्री से लेकर सियासी किरदारों तक सब ने हुमैरा असगर के लिए आवाज़ उठाई है। वालिदैन की जानिब से लाताल्लुकी की खबरों को बुनियाद बनाकर खुद तदफीन का ऐलान करने के बयानात TV पर चलवाए हैं। लेकिन जब वाकई में उनकी तदफीन हो रही थी, उन्हें अलविदा कहा जा रहा था, तो ये किरदार दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। किसी एक शोबे सितारे या सियासतदान ने उनके जनाजे में शिरकत नहीं की। सच है कि हम बतौर माशरा ना गिद्ध बन चुके हैं जो अपनी सताइश के लिए लाशें नोचने से भी गुरेज नहीं करते हैं। प्रोग्राम में इस अंदोनाक तकलीफ दे वाक़े पर बात करने के लिए असद रज़ा साहब जो कि DIG साउथ हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। डेफिनेटली ये वाक़या सारा का सारा ऐसा है, मामला ऐसा है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा न सिर्फ तहक़ीक़ात होनी चाहिए बल्कि हक़ाइक़ सामने ज़रूर आने चाहिए। साथ साथ दुर्र शहवार साहिबा जो कि फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनका बड़ा अच्छा एक ताल्लुक़ रहा है हुमैरा असगर के साथ। असद रज़ा साहब, सबसे पहले मैं ज़रा आपकी तरफ आना चाहती हूँ। सर, मुझे ये सारे मामले में अभी तक क्या पता चल सका है? जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उससे हमें बताया जा रहा है, उससे पता ये चल रहा है कि अल्लाह लाख लाख शुक्र कि किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं हुआ था। वो उनकी बेबसी के वो इसी तरह से उनकी डेथ हुई है शायद, कि बॉडी के ऊपर ब्लड जम जाने के निशानात मौजूद हैं। इसके अलावा अभी तक क्या कुछ पता चल सका है सर? जी, थैंक यू वेरी मच। जैसे कि काफ़ी चीज़ें तो आपने हक़ाइक़ आपने बयान कर दिए हैं। मैं ये अर्ज करता चलूँ कि जैसे ये वाक़या पेश आया तो पुलिस और कोर्ट ऑफिशियल जो थे उन्होंने जो क्राइम सीन है उसको इंस्पेक्ट किया है, और उसमें से जो वैल्यूएबल एविडेंस थी वो पुलिस ने इकट्ठी कर ली है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको केमिकल एग्जामिनेशन के लिए केमिकल लेबॉर्ट्री में किया गया है। इसी तरह से जो इनके मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप है, उनको फॉरेंसिक एजेंसी में भिजवा दिया गया है। उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो अवेटेड हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा ट्रैजिक वाक़या है। और सरेदस्त जो हमारे पास अभी तक इन्वेस्टिगेशन है उसमें यही हमने अभी तक सरमाइज किया है कि इनकी जो टाइम ऑफ डेथ है वो अब 6 to 9 months बनता है, डिपेंडिंग अपॉन जो लेवल ऑफ डिग्री ऑफ डीकम्पोजिशन इन द बॉडी and her mobile phone data as well as other circumstantial evidence। जी। जो उनका घर जो था जहाँ पर वो रहाइश पजीर थी वो अंदर से बंद था, लॉक था, और पुलिस को उसको फोर्सिबली जो है कोर्ट ऑफिशियल्स की मौजूदगी में उसको फोर्सिबली ओपन करना पड़ा। जी। तो अभी पुलिस डिफरेंट एंगल्स के ऊपर काम कर रही है। हो सकता है कि ये अभी कुछ भी हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि ये आया कि ये क्या खुदकुशी है या मर्डर है या फिर ये एक नेचुरल डेथ है। जी। तो पुलिस तमाम एंगल्स के ऊपर काम कर रही है, और मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो डिसीज्ड है उसकी और उसकी फैमिली की प्राइवेसी। क्राइम सीन के हवाले से आप बता रहे हैं असद साहब, ये कुछ पता चल सका है क्राइम सीन को देखने के बाद कि ये जो मौत हुई है मुमकिन इम्कानात इसके क्या हैं सर? ये कत्ल है, ये तबई मौत है? क्योंकि अब तो हम देख रहे हैं ना कि सोशल मीडिया पर भी लोग कूद पड़े हैं, वो भी प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर आकर शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं। तो क्राइम सीन को देखकर अभी तक क्या अंदाजा हो सका है सर? जी देखिए, मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ कि अभी हमें अपरेंटली जो है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे हम कोई खत्मी फाइनल कोई ऐसा असेसमेंट कर सकें कि ये कोई मर्डर है, सुसाइड है या फिर नेचुरल डेथ का केस है। ठीक ठीक। क्योंकि जो लेवल ऑफ डिकम्पोजिशन है उसने काफी चीजें हमारी जो ऑप्शंस हैं वो प्रिक्लूड कर दी हैं। ठीक।
मगर इसमें जो मेडिकल लीगल ऑफिसर्स हैं, पुलिस की टीम है और फोरेंसिक्स एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर अभी भी इंक्वायर कर रहे हैं और इसके ऊपर हमारी जो है वो चल रही है अभी कार्रवाई। और उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि हमने इनकी फैमिली से रब्ता करके जो उनकी डेड बॉडी है वो इनके हवाले कर दी है। हमने उनको बिल्कुल इस बात के ऊपर इंकरेज कर रहे हैं कि अगर वो समझते हैं कि कुछ भी किसी लेवल का सस्पिशन है तो इसकी जरूर जो एफआईआर है वो दर्ज करवाएं। और सर केमिकल एनालिसिस के लिए भी बाल और शर्ट के टुकड़े वगैरह लिए गए हैं, तो वो रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? जी ये जो रिपोर्ट्स हैं इसमें अमूमन जो है 1 से 2 हफ्ता जो है वो कम से कम लगता है, क्योंकि इसमें प्रोसेसेस हैं उसमें और डिफरेंट जो एक्सीडेंट्स के जो हैं लेबॉर्ट्रीज हैं, जैसे इस्लामाबाद में, कराची में है, लाहौर में, तो इनमें टाइम लगता है कुछ। मैं साथ में ये मजीद आपको बताना चाह रहा था कि जो सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ लोग कई फ्लोट कर रहे हैं, हम तो उनको खुद इनकरेज करते हैं अगर किसी के पास कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है तो वो जरूर शेयर करें। बाकी हेयर से र्यूमर्स या ऐसे अनसब्सटेंशिएटेड जो फैक्ट्स हैं उससे इज्तनाब करना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है सर। मोबाइल फोन डिकोड हुए हैं तो उससे क्या कुछ पता चल सका है, कोई मशकूक चीज वगैरह सामने आ सकी है? नहीं किरण, जैसा कि फोन जो थे वो पहले तो उनकी बैटरीज ऑफ थी और चूंकि आमतौर पर फोन जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड हैं, ये दोनों फोन जो थे वो भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड थे। अब हमने उनको फोरेंसिक्स एजेंसी में भेज दिया है। हम कोशिश करेंगे कि उनके जो फोन्स हैं उनको हम खोलें और उसके डेटे को एक्सेस करें। हमें उम्मीद है कि उसमें से कोई ना कोई हमें जो है वो ब्रेक थ्रू मिलेगा। सही। और सर वो फोन, ये तो एक प्रोसेस है, लेकिन वहां पर जो क्राइम सीन पर जो प्रोसेस होता है उस जगह पर फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए, तो सर फिंगरप्रिंट्स के एक हैं या एक से ज्यादा हैं, क्या मिला है फिंगरप्रिंट्स में? जी अभी फिंगरप्रिंट्स का भी मैं जैसे ही बताता चलूँ कि फिंगरप्रिंट्स हैं जो लेवल ऑफ डिकम्पोजिशन था और जो कमरा चूंकि वो बंद था जहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई थी, और चूंकि हीट और बाकी चीज़ें भी होती हैं तो ये चीज़ें जो फिंगरप्रिंट्स हैं बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं हैं, मगर स्टिल हमने ये नादरा को और आगे एजेंसीज को भेज दिए हैं। उसकी रिपोर्ट्स का अभी इंतजार है। मगर मैं यही आपको बता रहा हूँ कि चूंकि अरसा बहुत ज़्यादा गुजर चुका हुआ है और हीट और मॉइस्ट की वजह से इस केस के अंदर मैं समझता हूं कि फिंगरप्रिंट्स बहुत ज्यादा जो हैं वो वीक हो सकते हैं, हमें लीड नहीं कर सकेंगे। ठीक। और सर मुझे ये भी जरा बता दीजिए कि क्या पुलिस खुद इस मामले में मुकदमा दर्ज करने का सोच रही है, जा रही है? क्योंकि आपने कहा ना कि अगर फैमिली के पास कोई ऐसी चीज या कोई शवाहिद मौजूद है और आप उन्हें इनकरेज भी कर रहे हैं कि वो मुकदमा दर्ज करवाएं। जी बिल्कुल, अगर हमें कोई ऐसी फाउल प्ले या माल प्रेशर नजर आती है तो हम इसका आज खुद भी नोटिस ले सकते हैं, मगर हम इंकरेज करेंगे उसकी फैमिली मेंबर्स को कि अगर वो समझते हैं तो पहले वो इसके ऊपर पहल करें। अच्छा साहब, आपने ना ऐसे सैकड़ों और हजारों केसेस देखे होंगे सर, तो आप अपने तजर्बे की बुनियाद पर क्या कह सकते हैं इस केस को देखकर? सर ये अपनी नौयत का बड़ा डिफरेंट केस है, लेकिन इस सारी सिचुएशन को देखकर आप क्या एनालिसिस कर सकते हैं इस मामले पर? जी देखिए, हर केस जो है वो यूनिक होता है अपने लिहाज से, सर्कमस्टांसेस के लिहाज से, मोटिव्स के लिहाज से। देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज और मैं ये समझता हूँ कि ये केस भी काफी। और सर आपको देख के नेचुरल डेथ आपको लग रही है या सुसाइड लग रहा है आपको देखकर मैं पूछ रही हूँ? जी देखिए, एज एन इन्वेस्टिगेटर इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो कि अनसेटलिंग हैं, जैसे कि जो बॉडी की पोजीशन है जी औंधे मुंह वो जी हाँ, वो जिसको हम कहते हैं कि जो पोजीशन है उनकी स्टमक के ऊपर जो है वो थी, वो पोजीशन है उनकी। उसके अलावा कोई हमें बोन्स फ्रैक्चर्स नहीं मिले, ना कोई ब्लड स्पॉट्स है वहाँ पर, ना ही कोई स्ट्रगल के एलिमेंट्स हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो कि बताती हैं कि शायद हो सके नेचुरल डेथ हुई हो, मगर उसके अलावा ये भी हो सकता है कि कोई उसमें कोई हो सके पॉइजन ऐसा ना हो, खाताती तौर पर भी कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं।
तो अभी तौर पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि विच आर स्टिल अनआंसर्ड, और मैं समझता हूं कि जैसे जैसे फोरेंसिक रिपोर्ट या केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट आएगी तो ऐसे तमाम सवालात जो हैं उनको हमें जवाब सैयद साहब हमारे साथ सर, क्योंकि राना एहसान अफजल साहब भी मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर हैं, तो मैं चाहूंगी कि जरा हम उनका भी इनपुट इस सारे मामले में लें, ताकि कहीं पर अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो अगर विफाक से इस सारे मामले में कोई मदद मिल सकती है या हुकूमत इस मामले में कुछ सोच रही है तो उन्हें भी ज़रूर सुने। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर, एक तो ये हम मुसलसल आए रोज़ कुछ ना कुछ अरसे में देखते रहते हैं फनकार बिरादरी अदाकारों की, जब वो एक अपनी सर्टन एज पे जाते हैं तो फिर उसके बाद उनकी क्या सिचुएशंस होती हैं, और वो जिस हालत में, बहुत सौ को हमने देखा जब वो दुनिया से चले गए तो फिर उसके बाद उनके साथ क्या कुछ हुआ, फिर लोगों ने आकर बताया कि वो किस कस्मे पुरसी में ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब ये एक और वाक़या आया, 9-10 महीने से एक लड़की गायब है, किसी ने उसको जानने की कोशिश नहीं की, पूछने की कोशिश नहीं की, और जब वो उस दुनिया से चली गई और उसकी इस तरह की बॉडी मिली है तो उसके बाद वज़ीर आज़म के पोर्टल के ऊपर भी शिकायत आ रही हैं, और कोई कह रहा है कि उनको ज़्यादती के लिए मजबूर था, जिनसी इस्तेहसाल के लिए मजबूर किया जाता था। तो इस मामले में हुकूमत कुछ सोच रही है, और जो वज़ीर आज़म पोर्टल पर शिकायत आ रही हैं उस पर किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर कोई शिकायत आती है तो वो जिसने शिकायत लगाई है वो ही शुड टेक अ स्टैंड, लेकिन इस तरह बहुत सारी फेक चीज़ें भी आना शुरू हो जाती हैं। अगर कोई रैंडम, अगर किसी ने पोर्टल के अंदर कोई शिकायत दर्ज की है लेकिन अपना नंबर गलत दिया है तो ऑब्वियसली फिर ये चीज़ें रिलायबल नहीं होती। देखिए, अभी मैं समझता हूँ कि बिफोर वी जंप टू एनी कंक्लूजन्स, इस वक्त पुलिस जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन चला रही है, मुख्तलिफ उन्होंने टेस्ट्स और अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो दे आर अंडर प्रोसेस, तो हमें वी शुड वेट फॉर इट। देखिए, इसमें जो एक पहलू जो सामने आया है वो ये ज़रूर है कि आपका जो फैमिली नेटवर्क होता है वो मजबूत होना चाहिए, आपके दोस्तों का नेटवर्क, आपका मिलना जुलना। और ये हैरान कुन बात ये है कि 10 महीने में ना फैमिली ने अलार्म रेज किया, ना किसी दोस्त ने अलार्म रेज किया, ना जो मालिक मकाम है जिसको 10 महीने किराया मिला उसने रेज नहीं किया। अब ये मुझे राना साहब, मैं यही बात ना सैयद साहब के पास दोबारा लेकर जाना चाहती हूँ। इस हवाले से कुछ बात ये भी चल रही है, अदालत के मामला चल रहे हैं कि वो जो मालिक मकान है वो अदालत में थे, गालिबन 2021-2020 से कोई रेंट के हवाले से मामला चल रहा था। तो डीआईजी साहब, आप मुझे ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये मामला चल रहा था ऑलरेडी अदालत में और फिर अदालत के हुक्म पर ही दरवाजा तोड़ा गया था, कुछ इस तरह का मामला था सर? कंफर्म कर सकते हैं? हाँ जी, आप ठीक कह रही हैं कि ये इस जगह पर 2018 से रहाइश पजीर थी, और जब इन्होंने आखिरी जो अपना किराया है उस जगह का वो मई 2024 में पे किया, उसके बाद से इनका फोन जो है वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। तो इस सूरत हाल को देखते हुए जो लैंडलॉर्ड था फिर वो कोर्ट ऑफ लॉ में चला गया और फिर उसने जो है कानूनी रास्ता वो अपनाया। जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर, साथ ही मौजूद रहेगा दुर्रा शहवार साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्रा शहवार साहिबा, आपके साथ उन्होंने फैशन शूट भी किया, एक बड़ा अच्छा हुमैरा के साथ आपका ताल्लुक था, और जो वॉइस नोट जब आप उम्रे पर मौजूद थी उन्होंने आपको भेजा, तो जिस तरह की उन्होंने बात की उसमें कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा, तो क्या अपने करियर के हवाले से किसी परेशानी का शिकार थी, कोई मसला था, आपसे डिस्कस करती रही हैं अपने मामलात को? अस्सलाम वालेकुम किरण, मेरा ताल्लुक उससे सिर्फ अभी का नहीं है। इट्स बीन 2015 में मेरा पहला फैशन शो हुआ था, तो तब से मैं हुमैरा के साथ बहुत अटैच थी, और उसके घर वो फैमिली मेम्बर ही थी, मेरी तरफ आना रहना और मेरे साथ हर चीज़ शेयर कर लेती थी जो उसको कोई प्रॉब्लम भी होता था। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ सालों से मैं भी आउट ऑफ कंट्री होती हूँ, तो बीच में उससे कांटेक्ट होता रहा है मेरा ऑन एंड ऑफ। पिछले सितंबर में उसकी मुझे कॉल आई और उससे मुझे कहा कि दुर्रे तुम किधर हो, और मैंने उसे बताया कि मैं मक्का में हूँ। तो फिर मुझे उसने बड़े प्यार से बड़े फ्रेश आवाज़ में कहा कि मेरे लिए दुआ करो और मेरे कैरियर के लिए दुआ करो, एंड शी वाज फुल ऑफ लाइफ। आई मीन, मैंने उसकी कभी इस तरह ये नहीं देखा कि वो कोई, शी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड इनफैक्ट, और बहुत फोकस थी, कैरियर ओरिएंटेड थी। और जहाँ तक सवाल है कि उस पे ड्रग का हो रहा है, लेकिन एक
शी वाज शी वाज इन जिम ऑल द टाइम, 2 घंटे वो रोज जिम करती है। तो कोई भी ड्रगी पर्सन या नशा करने वाला जिम नहीं कर सकता है। सो जिस तरीके से वो अपनी जिम करती है और एक्टिविटीज करती है, तो ये सिर्फ उसको बदनाम करने की भी कोशिश हो रही है। और क्या दुरुशहबार कभी उन्होंने आपसे ये डिस्कस किया कि वो किसी किस्म की दबाव में हैं, किसी किस्म की परेशानी का शिकार हैं, इस तरह की कोई शिकायत उन्होंने आपके साथ शेयर की, ऐसी कोई शिकायत की उन्होंने आपसे? किरण, जब भी मेरे से उससे बात हुई है, उसने कभी इस तरह की कोई मुझे बात नहीं की है। फुल ऑफ लाइफ थी और अपने कैरियर के बारे में शी वॉज वेरी फोकस्ड, स्ट्रॉन्ग हेडेड। वो एक मर्द थी, मतलब वो एक औरत नहीं थी। शी वॉज लिविंग अलोन और बिल्कुल उसका जो बिहेवियर था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक औरत की तरह था। एक नॉर्मल मॉडल होती है, उसमें 100 नखरे होते हैं, पर वो एक अकेले मूव करना, एक शहर से दूसरे शहर जाना, इवन आउट ऑफ कंट्रीज ट्रेवल करना, तो शी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड शी इज वेरी सेंसिटिव काइंड ऑफ पर्सन। इमोशनल भी थी, बट उसे गुस्सा जल्दी आ जाता था। लेकिन ये कि वैसे बाय हार्ट शी इज अ वेरी सेंसिटिव एंड वेरी स्वीट हार्ट पर्सन। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दुरुशहबार साहिबा साथ मौजूद थी, असद रजा साहब, आप दोनों मेहमानों के मैं शुक्रगुजार हूँ। साहब साथ ही मौजूद होंगे क्योंकि आगे चलकर पॉलिटिकल मामलात पर बात करेंगे, लेकिन ये कहना बहुत ज़रूरी है कि ये पाकिस्तान में एक ऐसा वाक़या हुआ है जिस पर शायद ख़ानदान को देर से खबर मिली, उन्होंने देर से रिस्पॉन्ड किया, लेकिन इस वक्त ऑलमोस्ट पाकिस्तान में जो एहसास रखने वाले लोग हैं ना, वो इस वाक़े के ऊपर परेशान हैं, अजियत में हैं। तो जो लोग रूमर्स फैला रहे हैं, जो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, वो इज्तनाब करें। अगर सही इन्फॉर्मेशन है तो हुकूमत के पास और पुलिस के पास जाएँ, उनसे शेयर करें ताकि इस मामले की तहकीकात तक और आखिरी हद तक पहुंचा जा सके। लेकिन ये रूमर्स वाले काम ना करें, बिला वजह की डॉलर्स कमाने वाले काम ना करें। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, राना एहसान अफजल साहब वापस आते हैं और फिर पॉलिटिकल मामलात पर बात करते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगी। शौकत यूसुफजई साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी इस सेगमेंट में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आपकी भी शुक्रगुजार हूँ राना साहब। इससे पहले कि मैं इस सारे मामले को लेकर पॉलिटिकल मामलात को और पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले मुसाफिरों के साथ जो कुछ हुआ उस पर मैं आपसे बात करूँ, लेकिन उससे पहले मैं नाज़रीन को वो माँ का जज्बा दिखाना चाहती हूँ कि जिसके 2 बेटे इस सारे मामले में शहीद हुए और वो जा भी अपने वालिद के जनाजे के लिए रहे थे, लेकिन उनको किस तरह से कत्ल किया गया। उसके बाद उस माँ का जो अपने वतन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए जो जज्बा था वो काबिल दीद था। लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं उससे। जरा पहले ये देखें जज्बा उसकी माँ का। जाबर उस्मान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक वतन शादाब चमन है प्यारे पाकिस्तान, ऊंची तेरी शान, सूरज से भी चमकीली है तेरे पहाड़ों की पेशानी, चांद की किरणों से उजला है तेरे दरियाओं का पानी, जन्नत को शर्माए तेरे हरे भरे मैदान, प्यारे पाकिस्तान ऊंची तेरी शान। राना साहब, फितना उल हिंदुस्तान का जो मिशन था वो इस माँ ने तो नाकाम बना दिया सर। हुकूमत कब नाकाम बनाएगी? हुकूमत कब तक खात्मा करेगी इनका? देखें, हमारा पूरा रिजॉल्व है, पाक फौज का रिजॉल्व है, आप जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है उसका रिजॉल्व है कि हमने पाकिस्तान के चप्पे चप्पे को दहशतगर्दी से जो है वो निजात हासिल करवानी है और इंशाल्लाह ताला ऐसा होगा। देखें, ये जो पॉलिसी, जो इंडिया की पॉलिसी है पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज इस्तेमाल के ज़रिए दहशतगर्दी फैलाना, हमने इसको डिप्लोमेटिक महाज पर भी लड़ रहे, ऑन ग्राउंड भी हम लड़ रहे और इंशाल्लाह ताला इसको शिकस्त होगी, क्योंकि पाकिस्तान का ये मुस्तकबिल नहीं है। और जो लोग जिन्होंने जानें खोई हैं उनके लिए जितनी भी हमदर्दी, जितनी भी ताज़ियत हो वो कम है, बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन इस माँ को खिराज तहसीन, जिसकी हिम्मत को सलाम, अल्लाह ताला उसको सब्र दे, उसकी फैमिली को सब्र दे। लेकिन ये शो करता है वो जज्बा जो पाकिस्तान के लिए सब लोग रखते हैं और इंशाल्लाह हमें कामयाबी होगी। ये बिल्कुल मुश्किल वक्त है कल जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का ऐलान आया राना साहब, उसमें ये जो फितना और हिंदुस्तान है, इनके प्रॉक्सीज हैं, इनके खात्मे को नागुज़ीर करार दिया गया है। तो क्या सर इसके लिए कोई ग्रैंड ऑपरेशन प्लान हो रहा है? क्या करने जा रहे हैं? देखिए, ऑपरेशन तो जारी है और ग्रैंड लेवल पे ही जारी है। हर लेवल के ऊपर जो है डेली बेसिस के ऊपर ऑपरेशन हो।
और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर आपको बिल्कुल इम्पैक्ट नजर आएगा, लेकिन हम डिप्लोमेटिकली भी कोशिश कर रहे हैं। अफगान हुकूमत के साथ भी हम इंगेज हैं, अफगानी हुकूमत के साथ भी इंगेज हैं, हम अपने बॉर्डर्स को भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं, हम इकोनॉमी को भी जो है कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ भी हम बेहतरी लेके आए। सबका रोल है इसके अंदर। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा मरहला है जो मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इससे बाहर निकलेगा, ये हमारा रिजॉल्व। सही। शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान में फिर सर 9 मासूम पंजाबियों को कत्ल किया गया है और हुकूमत इन्हें काबू करने में, इन दहशतगर्दों को, इन प्रॉक्सीज को काबू करने में नाकाम नज़र आ रही है। लेकिन सर इसका कहीं ना कहीं इल्ज़ाम जो है ना वो आपकी हुकूमत पर भी आता है। तो आप समझते हैं कि बॉर्डर खोल कर गलती हो गई थी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल से ये अब कहना कि जी तहरीक इंसाफ ने ये किया था, तहरीक इंसाफ ने वो किया था, मेरा नहीं ख्याल है कि ये हुकूमत जस्टिफाई कर रही है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि तकरीबन कोई 3.5 साल तो ये भी हो रहे हैं, 4 साल है मेरे ख्याल से। तो इनकी जो परफॉर्मेंस रही है वो इंतहाई नाकिस, इंतहाई गैर जिम्मेदार, गैर संजीदा। ये सिर्फ लोगों को इस चीज़ पे बरगला रहे हैं कि जी देखिए PTI ने ये कर दिया, हम तो इकानमी तबाह थी, हम इकानमी को ठीक कर रहे हैं। यार खुदा करे, ये आप कौन सी इकानमी को ठीक कर रहे हैं? आप तो कर्जे ले लेके मुल्क का सत्यानाश कर दिया है, आपने अमन अमान को तबाह करके रख दिया है। आप हर दफा लोगों को कह रहे हैं कि जी अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। देखिए, चाहे वो पंजाबी मरे, 3-4 साल पुरानी बात हो गई, लेकिन शौकत साहब सिर्फ हाँ या ना में ये बताइए, बॉर्डर खोलना, दहशतगर्दों को आने देना, इसको नहीं समझते आप गलती है? हाँ या ना में बता दें सर। देखिए मेरी बात सुने, अगर ये गलती है या ठीक है, ये फैसला तो रियासत ने किया था ना, कोई एक बंदे ने तो नहीं किया था या किसी पार्टी ने किया था। फिर अगर उसके बाद अगर आप ये समझते हैं कि ये फैसला गलत था, तो लोग तो उसके बाद भी आते रहे ना, क्यों नहीं रोका? ये तो कहना बड़ा अजीब सा है ना सर। रियासत का फैसला था, हुकूमत का फैसला था, लेकिन गलत था ये तो कहें आप। देखिए, गलत और वो तो जवाब रियासत देगी ना, वो गलत था तो उसके बाद फिर क्यों आने दिया गया? जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई तो ये फैसला गलत था, तो लोगों को क्यों आने दिया गया? ये चूंकि हमारे लेवल के फैसले नहीं है, ये फैसले रियासत के लेवल के होते हैं, उनको पता होना चाहिए कि इसके फायदे क्या है, ये आपका सवाल भी वैलिड है सर, आपका सवाल भी वैलिड है कि PDM की हुकूमत में अगर वो फैसला गलत हो गया था तो PDM की हुकूमत में ये कंटिन्यू क्यों होता है? ये भी बड़ा आपका वैलिड सवाल है। अब हमें ब्रेक की तरफ जाना है या हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं? मुझे प्लीज मुझे जी शौकत साहब, अब ज़रा सर मुझे ये फरमाइएगा, अब खान साहब के हवाले से भी बात कर लेते हैं। ईद से पहले बात हो रही थी कि आप लोग एहतजाज करेंगे, फिर उसके बाद 10 मुहर्रम के हवाले से कहा गया कि उसके बाद से बाकायदा आपकी एहतजाजी तहरीक का आगाज़ होगा और अलीमा खान साहबा ने कह दिया कि इमरान खान साहब के बच्चे आ रहे हैं, वो इस सारे मामले को लीड करेंगे और 5 तारीख को ये बिल्कुल पीक पर जाना चाहिए, ऐसा खान साहब ने कहा है। अब ज़रा ये कन्फर्म कर दीजिए, वो आ रहे हैं पाकिस्तान या नहीं आ रहे, और अगर आ रहे हैं तो यहाँ आकर क्या किरदार अदा करेंगे सर? देखिए, उस पर भी तो बात करेंगे, लेकिन ये जो अमन की सूरत हाल है ना, ये कोई आम नॉर्मल सी सूरत हाल नहीं है। आप देखें, बलूचिस्तान में भी जल रहा है, उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी आग लगी हुई है, और ये एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है पाकिस्तान के लिए, जो इस हुकूमत से नहीं संभाला जा रहा। अगर पंजाबी मर रहा है, पख्तून मर रहा है, ये हमारे तो भाई है, पाकिस्तानी है, चाहे बलूची मर रहा है, लेकिन इसमें संजीदा ये सिर्फ बयान देने से मामला हल नहीं होगा कि हमने बयान दे दिया, हम इसको देखेंगे। ये कितनी मरतबा हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर, लोगों को गाड़ियों से उतार के मारा जा रहा है पंजाबियों के नाम पे। ये कितने अफसोस की बात है। उस दिन बाजौड़ के अंदर क्या हुआ, फिर इधर पे कार्रवाई हुई बाजौड़ के अंदर। अब NP का एक अहम रहनुमा उस दिन शहीद हुआ। तो ये चीजें ऐसी है कि गवर्नमेंट को खुदा के लिए गोश के नाखून ले और ये इस पे संजीदगी से वो करे। ये सिर्फ इमरान खान को दबाने से फैसला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसके ऊपर ग्रैंड ऑपरेशन न सिर्फ चल रहा है बल्कि इसको मजीद जो है वो आगे बढ़ाने का इरादा जो है पाकिस्तान रखती है और उस पर काम करना चाह रही है। सर अब आप मुझे बताएं ना, क्योंकि आप लोगों की तरफ से एक मामला चल रहा है। जी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये लगता है ना कि आप लोगों के लिए तो इस वक्त जो मेन है, फोकस है, वो एक मसला है। तो मैं इसीलिए आपको उस मसले पर लेकर आ गई। तो आप मुझे बताइए कि हमारा मसला क्या है? आपके बच्चे आ रहे हैं पाकिस्तान? मैं आपको बताऊं, देखें दो चीजें। अब हमारा मसला ये है कि हमारा मसला से इमरान खान नहीं है, ये सिर्फ उसको वो करने के लिए कर रहे हैं। हमारा मसला इमरान खान भी है, लेकिन हमारा मसला लॉ एंड ऑर्डर भी है, हमारा मसला रूल ऑफ लॉ भी है, हमारा मसला उनके बच्चे भी है। और तो क्या किरदार अदा करेंगे? आ जाएंगे तो इतना खौफ की जरूरत नहीं है। हुकूमत इतना डरी हुई है कि उनके नाम से ही डर रही है।
आ जाएंगे तो आ जाएंगे, इसमें क्या है, नहीं आएंगे तो तभी सारे उनके बच्चे हैं। ये तो देखें, अब उसको इतना एक्सप्लॉइट करना और इतना पाकिस्तान को बदनाम किया इन्होंने, एक चीज से कितना बदनाम हुआ पाकिस्तान। ठीक, राणा साहब मुझे ये फरमाइए, आप ही लोग कहा करते थे कि इमरान खान के बच्चे यहाँ पर है नहीं, दूसरों के बच्चों को निकाला जाता है बाहर। अब जब उनके बच्चों के आने की बात हो रही है तो फिर हुकूमत की तरफ से हुकूमत के नुमाइंदे ये बात कर रहे हैं कि अगर वो पाकिस्तान आएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप ही की पार्टी के रहनुमा साद रफीक साहब, जो उमूमन तनकीदी बात करते हैं हुकूमत के फैसलों के हवाले से, स्टेटमेंट्स के हवाले से, वो भी यही कह रहे हैं कि इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना ना बनाया जाए। सर, क्या हुकूमत खौफजदा है कि वो आ जाएंगे तो मामला कुछ और हो जाएंगे? किरण, किसी ने ये नहीं कहा और ना हुकूमत खौफजदा है ना हुकूमत परेशान है। जब हमें आप टॉक शो पे बुलाते हैं और हमारे से सवाल पूछते हैं तो हम जवाब देते हैं। और राना सनाउल्लाह साहब से भी पूछा गया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि उनको बिला वजह गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो आएंगे, वो अपने वालिद से मिल भी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर वो कानून हाथ में लेंगे तो बिल्कुल गिरफ्तारी हो सकती है। अगर पीटीआई का अब ये लेवल आ गया है कि वो उसके एहतजाज को सलमान और कासिम ने लीड करना है, तो आप खुद ही फिर अंदाजा लगा लें कि ये कहाँ पहुंच गई है ये बात और क्या होगा। हमें तो पता है कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये कोई अब 20वीं या 25वीं बारी पे हम फाइनल। मुराद है सर, अगर वो आकर अपने वालिद के लिए एहतजाज करते हैं तो उनको क्या गिरफ्तार कर लिया जाएगा? नहीं, देखिए, अगर तो एहतजाज की इजाज़त है, एनओसी मिला हुआ है, तो फिर बिल्कुल कुछ नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर एहतजाज की इजाज़त ना हो और वो एहतजाज करें तो फिर वो कानून को तोड़ेंगे, कानून को हाथ में लेंगे, फिर बिल्कुल कोई गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन अगर वो आते हैं इस मुल्क में और अपने वालिद से जेल में मिलते हैं तो उसमें तो कोई रुकावट नहीं है। तो किसी ने नहीं कहा, ये किसी मिनिस्टर ने नहीं कहा कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनसे जो सवाल पूछा, अगर कोई कानून तोड़ेगा, बिल्कुल, वो चाहे मेरा बेटा हो, चाहे खान साहब का बेटा हो या किसी और का बेटा हो, वो कानून तोड़ेगा तो वो गिरफ्तार हो जाएगा। ये बात की गई है ना। देखिए, और दूसरी बात, आप दोनों साथ ही मौजूद रहिएगा, मुझे ब्रेक की कॉल दी जाए। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ राणा साहब, आप एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, आप दोनों मेहमान साथ ही मौजूद रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए, क्योंकि उनके ऊपर एक मुश्किल वक्त है और इसमें साथ साथ ये भी बातें चलती रहती हैं कि उनकी अपनी सफ़ों में दरारें हैं। अब क्योंकि सेनेट इलेक्शंस होने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से, तो वहाँ पर भी ये मामला सामने आया कि मशाल यूसुफजई को इमरान खान की हिदायत पर टिकट दिया जा रहा है। लेकिन जो तजवीज़ कुनंदा हैं और जो उनके तायद कुनंदा हैं वो भी ये बात करें कि वज़ीर आला इस मामले पर इनकार कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? शौकत यूसुफजई साहब साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, ज़रा कन्फर्म कीजिएगा, वज़ीर आला मुखालिफत कर रहे हैं मशाल यूसुफजई को टिकट देने का, क्योंकि वही मशाल यूसुफजई हैं जो इनकी असिस्टेंट थी और निकाला भी गया था उनको? देखिए, मुझे तो खैर इतना ज़्यादा इसके बारे में इल्म नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है ये कहा जा रहा है कि चूंकि पहले जो नॉमिनेशन हो चुकी है वही फाइनल है, उसके बाद जो है ना अभी नई नॉमिनेशन नहीं हो रही, ये मैंने सुना है। लेकिन बहरहाल ये तो एक अपनी जगह पे, लेकिन मेरे भाई ने जो बात की ना, इनका अपना पैमाना होता है कि जी कौन शरारत कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, एहतजाज किसको कहते हैं और एहतजाज की इजाज़त देना ना देने, सारी चीज़ें ये कंट्रोल करना चाहते हैं। इस तरह नहीं होगा कि जी सलमान कासिम आ रहे हैं तो अगर वो हाथ में मशाल यूसुफजई को सेनेटर बनना चाहिए? बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? अगर उसको टिकट मिलता है पार्टी की तरफ से तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है। लेकिन जाहिर है ये पार्टी डिसीजन देती है। अब आई डोंट नो कि इमरान खान ने क्या कहा है, नहीं कहा है, क्योंकि अभी तक इस पे पार्टी की तरफ से कोई इतनी खास बात नहीं की जा रही है। और अगर उन्होंने कहा है और एलिजिबिलिटी है तो बिल्कुल होना चाहिए। सर, मुख्तलिफ बातें चल रही हैं वैसे कासिम और सुलेमान के हवाले से, जिसपे आपने सेनेट के सवाल पर खुद भी तस्करा छेड़ दिया था और मुमकिन तौर पर लोगों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि शायद वो नहीं आएंगे। लेकिन अगर वो आते हैं और आकर जो हुकूमत बात कर रही है, राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की, गिरफ्तारी अगर हो जाती है तो फिर क्या रिएक्शन होगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से? किरण, देखें, सबसे पहली बात तो ये कि आपने मुल्क की बदनामी कर दी। अब वो आए ना आए, लेकिन इतना खौफ बच्चों से आपने पहले ऐलान कर दिया आएंगे तो गिरफ्तार कर लेंगे। भाई क्यों गिरफ्तार करेंगे? पाकिस्तान आपने उस पे ले लिया है क्या? इजारादारी पे ले लिया है? ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या इस मुल्क से सियासत खत्म हो गई है? हर एक का अपना हक है यार। एहतजाज कल आपको भी करना पड़ेगा, फिर आपको तो सांस लेने का भी मौका नहीं देंगे, तो फिर क्या होगा? देखिए ना, आपने अदालतें आपने कंट्रोल इरादे बता रहे हैं सर मुस्तकबिल के।
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ क्या ये भी हो सकता है ना, फिर इनको भी तो साथ लेने नहीं दिया जाएगा, फिर ये क्या करेंगे? चलो ये तो बाहर भाग जाएंगे, इनका तो आसान काम है ना। देखिए हमारे लोग तो यहीं पे बेचारे, वो तो कहीं नहीं जा रहे हैं। अगर इमरान खान को ये छोड़ेंगे भी तो वो नहीं जा रहा है। ठीक, तो पहली बात तो ये कि इनके तो लीडर चले जाते हैं। आपकी बात आ गई इस पर। मुझे ये बताएं, क्योंकि हम सेनेट पे बात कर रहे थे और आपने वो तस्करा छेड़ दिया था, तो मैंने साथ साथ पूछ लिया। अब आजम खान स्वाति के बेटे और मुराद सईद को भी सेनेटर बनाया जा रहा है, इसको कंफर्म करेंगे सर? देखिए नाम आ गए उनके। अब जाहिर है, मैंने आपसे कहा ना कि 7-8 बंदों का नाम आ गए हैं, और उसमें मैंने भी कोशिश की थी अपना नाम देने की, लेकिन मुझे ये बताया गया कि जो पहले नाम फाइनल हुए थे वही नाम अभी दिए जाएंगे। तो मैं हट गया, पीछे हट गया। अब जाहिर है सबके नाम मौजूद हैं पहले से। फाइनल नामों में कौन कौन से नाम है सर शौकत साहब? नहीं, फाइनल तो अभी इस तरह थोड़ी मैं बता सकता हूँ कि कौन से फाइनल है। वो तो एंड पे जो अभी मीटिंग होगी परसों। और अगर वो नाम फाइनल नहीं होते जो पहले दिए गए थे, तो फिर सर अगर नए लोगों को चांस दिया जाता है, फैसिलिटेट किया जाता है, तो उसमें होंगे फिर आप, या फिर उसमें आपका शिकवा होगा कोई पार्टी के साथ अगर नहीं होता है तो? किरण, मैं तो एक छोटा सा वर्कर हूँ, इतनी हैसियत मेरी है कि नहीं है कि मैं सेनेट के लिए मुझे कोई कंसिडर कर ले। लेकिन बहरहाल मैंने तो ये अपना एक नाम दिया था, अगर नहीं करती है पार्टी तो वेल एंड गुड, क्योंकि इमरान खान जेल में वर्कर को अहमियत नहीं भी दी जाती ना सर? बिल्कुल, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता किसी और से। इमरान खान, अगर इमरान खान होता तो फिर तो चांसेस इंशाल्लाह हो जाते, लेकिन अब चूंकि वो नहीं है, और तो लिहाजा मैं किसी गिला भी नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि इसमें क्या है, अगर मैं सेनेट जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन पार्टी के लिए खिदमत करनी है, वो मैं अभी भी कर रहा हूँ, बाद में भी करूंगा इंशाल्लाह, चाहे ओहदा हो या ना हो। सर आप कह रहे हैं किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, खान साहब होते तो कोई और मामला होता, तो अभी इस वक्त किसकी चल रही है, फाइनलाइज कर कौन रहा है इसे? देखिए हमारा मतलब ये है ना कि बैरिस्टर गौहर से मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। वो अगर वो मुझे जानता है इस हद तक है कि शौकत यूसुफजई है। अब ये क्या जानता है कि पार्टी किसने बनाई है, कहाँ से मैंने स्टार्ट लिया है। 96 से मैं पार्टी के साथ हूँ, और मैं इमरान खान का पॉलिटिकल एडवाइजर भी रहा, मीडिया एडवाइजर भी रहा, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल भी रहा। लेकिन आज मतलब ये कि मुझसे ना कोई पूछता है ना कोई वो करता है, तो जाहिर है वो चेयरमैन है, वही रिस्पॉन्सिबल तो वही हो सकते हैं ना। लेकिन उससे मैं गिला इसलिए नहीं करता हूँ कि शायद उनके पास अपना भी कोई इख्तियार ना हो, बराए नाम ही कोई चेयरमैन हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में वो इनका कोई इख्तियार मुझे नजर नहीं आता है। और ना ही पार्टी को उस तरह चलाया जा रहा है जिस तरह चलाना चाहिए, जिस तरह एग्रेसिव होना चाहिए पार्टी की तरफ से, जिस तरह वर्कर सोचते हैं उस तरह है। क्योंकि इमरान खान जेल में हम क्या कर रहे हैं, सिवाय अली अमीन को 1000 मरतबा बुरा कहें, लेकिन एक ही अली अमीन गंडापुर है, और या फिर जुनैद अकबर है जो बात करते हैं इमरान खान के लिए। बाकी बताए ना मुझे, कभी आपने सुना है? बस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कोई लीडरशिप नहीं बनती है। आपने कहीं ना कहीं तो आपने स्टेप उठाना होता है, या चाहे अगर आप मुज़ाकरात आपको इतने पसंद है तो एक तासुर, एक आम ये आ रहा है आपकी मुझे बात से ना कुछ इस तरह का तासुर मिल रहा है कि ये जो एक आम तासुर वैसे है कि जब से ये तहरीक चलाने की बात हुई है तो उमर अयूब हो गए, शिबली फराज हो गए, या दीगर जो मेन लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो अचानक से मंजर से गायब हो गए हैं। तो क्या ये बात फिर दुरुस्त है? आप भी यही तासुर ले रहे हैं? नहीं, शिबली फराज देखो ना, वो लोग ये शिबली फराज को तो अल्लाह सेहत दे, उनको तो मेरे ख्याल से दिल का कोई मसला बना है। वो तो उमर अयूब हो गए या बैरिस्टर गौहर के दीगर लोग साहब देखे हैं। उमर अयूब की बहादुरी में देख चुका हूँ, वो काफी बहादुर हैं, उनके साथ मैं 2-3 तारीखों में साथ रहा हूँ। मैं उनके बारे में ऐसा नहीं कह सकता कि वो, लेकिन जो बाकी लीडरशिप है ना तो इन तारीखों में नजर आई है, वो ओहदे रखे हुए उन्होंने, और अभी भी कोई रोल नजर नहीं आ रहा है कि वो क्या करेंगे। वो जब भी मीडिया के सामने आते हैं बस जी हम तो मुज़ाकरात होने चाहिए। सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर बचते हैं सर, आप इन दो लोगों की बात कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि जो बाकी लीडरशिप है ना, अगर आप मुज़ाकरात ये दो लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मुज़ाकरात अगर आपको ख्वाहिश है मुज़ाकरात की, तो मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाए। जब हम मुज़ाकरात के लिए माहौल भी नहीं बना सकते, आप तहरीक भी नहीं शुरू कर सकते, तो फिर मेरे ख्याल से फिर पार्टी को, फिर वर्करों के अंदर कंफ्यूजन होना या पार्टी के अंदर एक किस्म का बिल्कुल मेरे पास बिल्कुल मुख्तसर हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया है। राना साहब कभी मैंने इस पे सेनेट वाले मामले पर जवाब देना है। सर, सेनेट का मामला, ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस पर PMLN और JUIF की मुलाकात होती है और फिर आप लोगों को बाकायदा तौर पर मिलकर साथ चलने की यकीन दहानी भी करवा दी जाती है। फिर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कोई ऑफर लेकर जाती है और वहां से भी कुछ इसी तरह का तासुर मिल रहा है कि शायद आप तीनों मिलकर ये सेनेट के इलेक्शंस जो हैं वो लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो सर, ये ऐसा कौन सी जादू की पुड़िया राना सनाउल्लाह साहब लेके गए थे JUIF के पास कि 2 हफ्ते पहले तक यही JUIF आपको कह रही थी कि इस हुकूमत को भी ऐसे ही गिराएंगे जैसे पिछली हुकूमत को गिराया था, और अब सेनेट इलेक्शन में साथ चलने को तैयार है राना साहब?
देखिए PMLN तो हुकूमत गिराने में तो बिल्कुल नहीं इंटरेस्टेड, और हम समझते हैं कि ये अपनी नाअहली, नालायकी और जो इनकी नॉन परफॉर्मेंस है उसी के बोझ तले, और टूट फूट का तो वैसी जमात शिकार है। तो इस वक्त तो इनको ये एक सियासी जीत देना होगा अगर इस नाकाम हुकूमत को गिरा दिया जाए। और नहीं सर, मौलाना फजलुर रहमान साहब आपकी हुकूमत गिराने की बात कर रहे थे, मैं आपसे रिलेटेड सवाल पूछ रही हूँ। आज वो आपके साथ दोबारा सेनेट इलेक्शंस में जाने के लिए तैयार है? देखिए मौलाना साहब बिल्कुल ऐसी बातें करते हैं, लेकिन क्योंकि अब सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं और बिल के चलने में बेनिफिट है, तो हम उनके पास बिल्कुल गए और हमने उनको कहा है कि इसके अंदर हमें कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए, और अगर हम कोऑर्डिनेशन करेंगे तो हम एक बड़ा नंबर, एक आधी सीट हम इजाफी निकाल सकते हैं। तो इसके ऊपर बिल्कुल हम काम कर रहे हैं, और मौलाना साहब के पास हम जो है वो एक मिल के चलने का ही मैसेज लेके गए थे सेनेट के हवाले से, और हम पूरी उम्मीद है कि कोई इसी तरह की जो चाल है मुझे वो आप बन इजाजत दें तो मैं इसको ऐसे कह लूं कि मौलाना साहब को भी क्योंकि सेनेट इलेक्शन में फायदा है, तो इसलिए वो आपका जो वो उनका एक मुतालबा या वो जो बात कर रहे थे आपकी हुकूमत गिराने की, वो उसे पस्से पुष्ट डालकर अब आपके साथ चल के आगे बढ़ के और आपकी हुकूमत को मजीद मुस्ताकम करने की तरफ आ गए हैं और इस गिराने वाले मामले को पस्से पुष्ट डाल दिया है। सियासत जो है वो मुमकिनात का खेल होता है, उसके अंदर अगर आप अड़ी और जिद और उसके ऊपर खड़े हो जाएं तो फिर उसका जो है वो फ़ायदा जो है वो नहीं निकलता अवाम के लिए भी और जमातों के लिए भी। तो ये मुमकिनात का खेल है, और इसमें मेरे ख्याल से ये JUIFP इसी एटीट्यूड से चलती है और हम भी इसी एटीट्यूड से चलते हैं। हम तो इसी नज़रिए से PTI के हवाले से भी चलना चाहते हैं, लेकिन इनकी सियासत कुछ और। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे। वक्त ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखेंगे, अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।